नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे गृह विज्ञान बीए तृतीय सेमेस्टर के नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में, जो कि 2024, 25, 26, 27, 28 इन सभी में जो परीक्षाएं होंगी बीए थर्ड सेमेस्टर की, और जिन्होंने भी होम साइंस सब्जेक्ट लिया होगा उनके लिए यह लेक्चर रामबाण है एकदम से। यानी यहाँ से बहुत प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो प्लीज़ हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देख लीजिएगा। अगर आप नहीं देखेंगे अंत तक तो बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा जब आपके दोस्त ये बताएंगे कि मैं शुक्ला सर की वीडियो देख करके एग्जाम देने गई थी या देने गया था और मेरा 100% जो है उन्हीं के मॉडल पेपर से फंसा है, तो आप बहुत पछताओगे। इसीलिए एक प्रकार से आप 2 सेमेस्टर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको ज़्यादा कुछ अपने बारे में बताने से अच्छा है कि मैं सीधा सीधा कंटेंट पर आऊँ और सीधा सीधा लेक्चर प्रारंभ कर दूँ। ठीक है, अभी आप लोग एक साल हो गया हमसे जुड़े हुए। आप लोग हमारी क्वालिटी और हमारे एक प्रकार से पढ़ाने की स्किल्स से आप जो है प्रभावित हुए हैं, और एक प्रकार से आप हमारे बारे में शुरू से जानते हैं, यानी लगभग 1 साल से जानते हैं जब से आप बीए कर रहे हैं। ठीक है, बीए द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर में आपको उन्नत पोषण और मानव विकास के बारे में जानना होता है, यानी एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो यहाँ से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चंस और आंसर्स होंगे जो कि पिछले 2 वर्षों में 2022, 2023, ठीक है, इन सभी में यानी 22-23 या 22-23 वाले सेशन में या 23-24 वाले सेशन में पूछे गए हैं। अब ये 24-25 वाला सेशन जो चल रहा है, इसमें एक प्रकार से इन प्रश्नों की पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सभी कॉलेज के लिए यही सिलेबस और यही एक प्रकार से क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक आध 2 मॉडल पेपर मैं और दूंगा, फिर उसी में सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको बस बीए पास करना है तो आप केवल मॉडल पेपर देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन बीए के क्षेत्र में और आगे आपको कुछ करना, एमए वगैरह करना है, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देना है, तो आप एक प्रकार से आपके लिए अलग से व्यवस्था करी गई है। आपके लिए चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स भी एक प्रकार से उपलब्ध करवाए गए हैं, और हर एक सब्जेक्ट का एक प्रकार से चैप्टर वाइज क्लास उपलब्ध करवाई गई है। उसको लेने के लिए आपको मात्र 100 रुपये पे करने होते हैं। सारे सब्जेक्ट का कोर्स है, जिसमें आपका होम साइंस भी है, लगभग 8 से 9 क्लास इसकी हो चुकी है चैप्टर वाइज। इसके अलावा हिंदी की क्लास हो चुकी, कई सारी जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सभी की क्लासेस हो रही हैं लगातार। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है। 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको एसएमएस कर देना है। मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में आपको एक प्रकार से पूरा का पूरा कोर्स दिया जाएगा, जिसमें आपको मॉडल पेपर्स, चैप्टर वाइज लेक्चर्स, इसके अलावा पीडीएफ नोट्स और महासंग्राम मैराथन क्लास, ये सब आपको मिलती रहेगी। रिवीजन क्लास और भी ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर मिलेंगे, लिखित टाइप के मॉडल पेपर, और पिछले 2 वर्षों में जो क्वेश्चन पेपर आए विभिन्न विश्वविद्यालयों के, वो भी एक प्रकार से प्लेलिस्ट में मैं संजो दूंगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा। यानी एक प्रकार से मात्र 100 रुपये में आपका बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। इसके साथ ही साथ एक आपका जो को करिकुलर वाला कोर्स होता है, को करिकुलर वाले कोर्स में आपको क्या पढ़ना होता है, मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन के बारे में, ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज के बारे में जानना होता है, यानी पर्यावरण अध्ययन और मानव मूल्य के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो आप उसका भी एक प्रकार से सिलेबस जो होगा या उसके भी मॉडल पेपर्स वगैरह जो होंगे, लेक्चर्स होंगे, वो भी आप इसी 100 रुपये में ही पा जाएंगे। आपका होम साइंस के साथ 2 सब्जेक्ट और आपके मेजर में होंगे, एक सब्जेक्ट माइनर का और एक को करिकुलर का, ये 4 सब्जेक्ट और प्लस में आपका होम साइंस। ठीक है, ये चारों 5 सब्जेक्ट आपके एक प्रकार से मात्र इसी 100 रुपये में मुहैया करवा दिए जाएंगे। तो अगर आपको लेना है तुरंत एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर, बिना समय गवाए हुए। ठीक है, अब आइए मैं एक प्रकार से बिना समय गंवाए हुए प्रश्नों की तरफ चलता हूं। देखिए, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय 3 टाइप के क्वेश्चंस अब की बार पूछे जाने हैं। देखें, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, संतुलित आहार की परिभाषा दीजिए। किसकी परिभाषा भाई? संतुलित आहार की परिभाषा दीजिए। बैलेंस डाइट क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए, संतुलित आहार की अगर बात की जाए तो संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व जो होते हैं, व्यक्ति विशेष की शारीरिक डिमांड कितनी है, शारीरिक मांग कितनी है, उस व्यक्ति का आयु कितनी है, उस व्यक्ति का वजन कितना है, वो व्यक्ति कितना काम करता है, यानी कितनी क्रियाशीलता है उसकी, और वह व्यक्ति किस अवस्था में है, वो बाल्यावस्था में है, शैशवावस्था में है, किशोरावस्था में है, या एक प्रकार से प्रौढ़ावस्था में है, या फिर वृद्धावस्था में है, या गर्भावस्था की कोई महिला है, या कोई धात्री अवस्था की महिला। धात्री मतलब होता है जब बच्चे को माता दूध पिलाती है, उस दौरान उस महिला की जो स्थिति होती है वो धात्री अवस्था कहलाती है वो दौरान। ठीक है, तो इस तरीके से हर व्यक्ति के लिए हर सिचुएशन में
हर व्यक्ति के लिए, हर टाइप के काम करने वाले व्यक्ति के लिए वज़न कैसा है, किस उम्र का व्यक्ति है, उसकी शारीरिक डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो पौष्टिक तत्व होते हैं उनका संयोजन करना ही संतुलित आहार होता है। पौष्टिक तत्व में कौन से तत्व होते हैं? जैसे एक प्रकार से जो है कुछ तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, पहला होता है कार्बोहाइड्रेट और दूसरा होता है वसा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को ऊर्जा देते हैं, वसा शरीर को एकदम से चिकना रखता है। देखिए तेल, घी, मक्खन ये सब वसा होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे धान, गेहूँ और गुड़, शर्करा, इन सभी से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो यहाँ से वसा मिलती है। 1 ग्राम अगर वसा हम खाते हैं तो उससे हमको 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 4.1 कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलता है, लेकिन 1 ग्राम वसा अगर हम लेते हैं, 1 ग्राम वसा, तो उससे हमको 9.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। केसीएल कैलोरी को एक प्रकार से कहने का एक प्रकार से नाम, मतलब केसीएल एक यूनिट है जिसमें ऊर्जा को मापा जाता है। तो ऊर्जा मापने की इकाई है केसीएल, यानी किलो कैलोरी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो 1 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, लेकिन 1 ग्राम वसा लेंगे तो 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, दुगना ऊर्जा मिलती है। ठीक है, इसीलिए आप देखते हैं अच्छा, शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? तो कार्बोहाइड्रेट देता है। इसके अलावा ये पोषक तत्व ही है। तीसरा पोषक तत्व है आपका विटामिन्स। ठीक है, विटामिन्स की अगर बात करें और विटामिन्स के साथ साथ खनिज लवण की बात कर लें, विटामिन्स और खनिज लवण जो होते हैं ये एक प्रकार से, या खनिज तत्व बोल दें, ये एक प्रकार से क्या होते हैं? खनिज तत्व और विटामिन्स जो होते हैं ये शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको मजबूत करते हैं। मतलब कि जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है शरीर का उसको मजबूत करते हैं। ताकि इससे होता क्या है जानते हैं? इससे होता ये है महोदय कि एक प्रकार से जब भी एक प्रकार से क्या होता है कि आप को कोई रोग एक प्रकार से आपके पास आ रहा है, रोग आपको एक प्रकार से अटैक कर रहा है, उस दौरान आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो एक प्रकार से लड़ती है उस रोग से और आपके शरीर में रोग होने नहीं देते। इससे आपका जो बॉडी होता है, आपका शरीर होता है, वो स्वस्थ बना रहता है। यानी कि शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है विटामिन और खनिज लवण का। विटामिन की अगर बात की तो विटामिन जो होते हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, तो विटामिन ए की कमी अगर आपके शरीर में है तो आपके जो है रतौंधी नाम का रोग हो जाएगा। विटामिन बी की कमी है तो आपको एक प्रकार से बेरी बेरी रोग हो जाएगा। विटामिन सी की कमी है तो स्कर्वी नाम का रोग हो जाएगा। विटामिन डी की कमी है तो आपको एक प्रकार से रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाएगा। विटामिन अगर आपके अंदर के की कमी है तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। विटामिन ई की कमी है तो आपकी प्रजनन क्षमता एक प्रकार से छीड़ हो जाएगी, आपके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। ठीक है, आप एक प्रकार से जल्दी बुढ़े दिखने लगेंगे। ठीक है, इसीलिए एक प्रकार से विटामिन ई जो होता है वो शरीर को तरोताज़ा बनाए रखता है, हमेशा हरा भरा बनाए रखता है। विटामिन एक प्रकार से ऐसे तमाम प्रकार के होते हैं जिनकी कमी से रोग होता है। ऐसे ही खनिज तत्वों में जैसे आयरन की कमी से रक्त अल्पता रोग हो जाती है जिसको एनीमिया कहते हैं। ठीक है, खून की कमी हो जाती है, इसीलिए आयरन किस में पाया जाता है? पालक वगैरह में, पालक देना चाहिए उस दौरान लोगों को। इसके अलावा आप देखेंगे और भी तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जैसे कि अगर बात किया है तो जो है एक और चीज़ होती है जैसे कि अगर बात करें क्या बोलते हैं आयोडीन, आपने सुना होगा। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है, यहाँ पर एक प्रकार से बड़ा सा हो जाता है। तो ये इस तरीके से ये तमाम प्रकार के रोग, तो विटामिन और खनिज लवण जो होते हैं हमारे शरीर में रोगों को नहीं होने देते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक तत्व है आपका प्रोटीन। प्रोटीन की अगर बात की तो शरीर के नियामक तत्व हैं। शरीर के नियामक मतलब कि क्या होता है? शरीर को बॉडी बिल्डिंग बनाते हैं। शरीर में जो मांस वगैरह बढ़ती है और या जो ऊतक वगैरह जो होते हैं वो उनका निर्माण जो होता है, या नए नए ऊतकों का निर्माण करने की बात हो, या कोई ऊतक टूट फूट गया तो उसकी मरम्मत करना हुआ, तो उसके लिए एक प्रकार से प्रोटीन जो होता है वो काम करता है। इसीलिए बच्चों को और जो महिलाएं होती हैं उनको प्रोटीन की बड़ी आवश्यकता होती है, खास करके शैशवावस्था और बाल्यावस्था के दौरान बच्चों को प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा जो छठा पोषक तत्व होता है जल। 6 पोषक तत्व होते हैं। जल जो होता है शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है, शरीर में ऑक्सीजन की एक प्रकार से सुचारू मात्रा पूरी ऑक्सीजन की पूर्ति भी करता रहता है। यानी एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन और जल, ये 6 पोषक तत्व एक प्रकार से जो होते हैं किस व्यक्ति को कितना चाहिए, उसका वजन, क्रियाशीलता, अवस्था, आयु और शारीरिक मांग, इन सभी के अकॉर्डिंग इन सभी की मात्रा चेंज होती रहती है। यानी कि एक प्रकार से जो ज़्यादा काम करने वाला व्यक्ति है उसको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट देंगे क्योंकि ऊर्जा मिलेगी उससे, तो काम करने से कैलोरी बर्न होती है, ऊर्जा खत्म होती है। इसीलिए एक प्रकार से उन बच्चों को जो ज़्यादा काम करने वाले व्यक्ति हैं, ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा देनी चाहिए। ऐसे लोग एक प्रकार से जो पतले दुबले हैं उनको प्रोटीन और वसा की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जिनको बहुत ज़्यादा रोग वगैरह होता है उनको खनिज लवण और खनिज तत्व और विटामिन की ज़रूरत है। ठीक है, इस तरीके से जो दुबले पतले उनको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वसा की ज़रूरत पड़ती है, फैट इसको बोलते हैं। ठीक है, फैट माने मोटापा भी होता है और वसा भी होता है। तो इस तरीके से
क्या हुआ, ये पूरा मैंने समझा दिया। इन्हीं 6 पोषक तत्वों को मैनेज कर लेना या इन्हीं पोषक तत्वों को एक प्रकार से किस व्यक्ति को कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में चाहिए, यही एक प्रकार से डिसाइड कर लेना ही संतुलित आहार होता है, बस बाकी कुछ होता नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ पर परिभाषा देखें कि वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को यानी कि कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को ऊर्जा देगा, शरीर के निर्माणक तत्वों की आवश्यकता यानी जो निर्माणक तत्व कौन से हैं, प्रोटीन वगैरह। ठीक है, और नियामक तथा सुरक्षात्मक तत्व, नियामक और सुरक्षात्मक तत्व में आपका जो एक प्रकार से खनिज तत्व हो गया और विटामिन हो गए, वो सब आते हैं। आवश्यकता को पूर्ण करता है, वही संतुलित आहार होता है। एक शरीर को कितनी ऊर्जा चाहिए, शरीर के कौन कौन से तत्वों की निर्माण करना वो, और इसके अलावा नियामक सुरक्षात्मक तत्व जो होते हैं उनकी आवश्यकता को पूरा करता हो, ऐसा आहार संतुलित आहार कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा आप लिख दीजिएगा। मैंने आपको बहुत ही बारीकी के साथ समझाया है। अगर आपको समझ में आया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके आप हमको बता सकते हैं, और आप कमेंट करके हमको मोटिवेट जरूर करा करें। आप अधिक से अधिक मात्रा में कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप तुरंत बताएं। इसी प्रकार के और भी वीडियोज़ मैं लगातार देता रहूँगा, इसमें नए नए प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, और भी मेहनत करके मैं एक प्रकार से नवीनतम प्रश्नों को एक प्रकार से कलेक्शन करूंगा और उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, उनकी विस्तार से व्याख्या करूंगा ताकि आपके समझ में वो चीज़ें आ जाएं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाइयों बहनों सभी को? बिल्कुल लाइक करो, सभी लोग लाइक करो, और आपका एक प्रकार से आपके घर में जितने फ़ोन हैं सभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज क्या है, कुछ दिक्कतें आ गई है, मतलब चैनल थोड़ा सा वीक हो गया है, हमारा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, सही तरीके से चल नहीं रहा है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें और अपने घर में जितने फ़ोन वगैरह हैं सभी से एक प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें सभी दोस्तों के साथ। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलें, क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं, तो अब आप लोग एक प्रकार से डेली रात 8 बजे 9 बजे आप जरूर आ जाया करें शुक्ला स्टडी पॉइंट पर और क्लास लीजिए। ठीक है, चले दूसरा क्वेश्चन से बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिछली बार परीक्षा में पूछा गया है। पोषण की परिभाषा दीजिए। पोषण क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं। तो पोषण जो होता है शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का एक संगठन होता है, जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है, शरीर की वृद्धि करता है, शारीरिक जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करता है। यानी कि पोषण एक प्रकार से, पोषण में 6 के 6 पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल, ये 6 के 6 पोषक तत्व जो होते हैं ये एक प्रकार से पोषण में एक प्रकार से इंक्लूड होते हैं, और यही एक प्रकार से पोषण होता है। तो पोषण एक प्रकार से अच्छा तब माना जाता है जब ये 6 पोषक तत्व उचित मात्रा में, किस व्यक्ति को कितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना कम चाहिए, कितना ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता है, किसको विटामिन चाहिए, कितना किसको खनिज लवण चाहिए, ये सब एक प्रकार से एक तालिका बनाती है। उस तालिका में डिसाइड होता है कि किस व्यक्ति को कितना एक प्रकार से कौन से तत्व चाहिए। तो यही होते हैं पोषण। तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, पोषण तत्व मतलब पोषक तत्व जो है, यानी कि एक प्रकार से जो ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में है, पोषक तत्व क्या होते हैं? तो भोजन के अंदर विद्यमान वे सभी तत्व जो शरीर का निर्माण करते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है, इसके अलावा शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, और एक प्रकार से पोषक तत्व वही कहलाते हैं। पोषक तत्व 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ठीक है, देखिए वसा 1 ग्राम अगर वसा लेंगे तो देखिए वसा भी ऊर्जा देने वाला तत्व है, प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है और कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलती है, लेकिन सबसे अधिक ऊर्जा जो मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट देता है। ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही हम लोग सबसे ज़्यादा खाते हैं। कैसे? क्योंकि जो हम लोग गेहूँ खाते हैं, यानी गेहूँ का आटा बनता है उससे रोटी खाते हैं, और चावल से एक प्रकार से हम चावल खाते हैं, धान जो होता है उससे चावल बनता है, तो चावल और रोटी हम लोग खाते हैं। तो चावल और रोटी में एक प्रकार से जो खाद्यान्न के फसल है उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसलिए हमारे शरीर को सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। प्रोटीन से ऊर्जा कम मिलती है, लेकिन शरीर की टूट फूट की मरम्मत होती है। ठीक है, शरीर निर्माण के लिए प्रोटीन उपयोगी होता है। वसा जो होती है शरीर को ऊर्जा भी देती है, और इसके अलावा शरीर को एक प्रकार से क्या करती है, शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ प्रोटीन जो होती है मतलब वसा जो होती है शरीर को चिकना रखती है, एकदम से शरीर को एकदम तरोताज़ा रखती है। ठीक है, जो एक प्रकार चमड़े वगैरह की चिकनाहट होती है या एक प्रकार से उसमें मांस वगैरह, तो वो सब एक प्रकार से वसा देखती है। वसा की अगर बात किया है तो यानी फैट होता है, इसमें से घी, मक्खन ये सब इसमें शामिल है। जैसे मान लेते हैं 1 ग्राम वसा लेंगे तो 9 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। तो आपसे ये प्रश्न पूछ लूँ मैं कि बताओ भैया कि एक पूड़ी में ज़्यादा एनर्जी मिले कि एक रोटी में? तो आपका बताइए एक पूड़ी में, चूँकि पूड़ी तेल में तली जाती, पूड़ी घी में बनत थी। ठीक है, पूड़ी किस में बनती है? घी में बनती है पूड़ी, इसीलिए पूड़ी में ज़्यादा ऊर्जा होगी, क्योंकि वसा की ऊर्जा भी उसी में इंक्लूड हो गई है, जबकि कार्बोहाइड्रेट में कम ऊर्जा यानी रोटी में कम ऊर्जा होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विटामिन रोगों से रक्षा करते, खनिज लवण रोगों से रक्षा करते, और जल, ये 6 पोषक तत्व होते हैं। ये बात आप ध्यान रखें, जो भोजन में विद्यमान रहते हैं और भोजन में विद्यमान होकर के शरीर की जो आवश्यकताएँ होती हैं उनकी पूर्ति करते हैं। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
चौथा प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। आरडीए क्या है, आरडीए के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रकार से ये प्रश्न आ गया है, ठीक है। रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक बोलते हैं, या इंडेक्स भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, या अलाउंसेस भी बोल सकते हैं। तो आरडीए की बात की है तो आरडीए जो होता है इसका तात्पर्य पोषक तत्व की वह उपयुक्त मात्रा होती है जो बच्चे की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होती है। यानी एक बच्चे को कितना पोषक तत्व किस मात्रा में देना चाहिए जिससे उसका वृद्धि और विकास ठीक ठाक तरीके से हो जाए। एक बच्चे का संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास जो हो एक प्रकार से वो कैसे होगा, जब एक प्रकार से आरडीए के अकॉर्डिंग जो एक प्रकार से पोषक तत्व की उपयुक्त व्यवस्था की गई है कि किस बच्चे को कितने उम्र के बच्चों को कितना चीज़ें चाहिए, वो सब आरडीए में मतलब कि आरडीए में जो एक प्रकार से फिक्स होता है। तो बच्चे की वृद्धि यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होता है। कभी कभी आरडीए को रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक भी कहा जाता है। भारत में आरडीए जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी जिसको आईसीएमआर बोलते हैं, इसके द्वारा तय किया जाता है, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये तय करता है कि किस बच्चे को कितना प्रोडक्ट या कितनी मात्रा में प्रोटीन कितना क्या चाहिए। एक प्रकार से ये 6 से 7 साल के बच्चे को, 8 से 10 साल के बच्चे को, या शैशवावस्था में पोषण कैसे, बाल्यावस्था में पोषण कैसे, ठीक है, किशोरावस्था में पोषण कैसे, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। चैप्टर वाइज क्लासेस जब मैं प्रोवाइड कर रहा था उसमें मैंने सारी चीज़ों को विस्तार से समझाया हुआ है, तो आप उसको प्लीज़ देख लें, ठीक है। आगे देखते हैं, 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है आपका, आहार नियोजन क्या है। आहार नियोजन जो होता है आहार को इकट्ठा करना, आहार का प्लानिंग करना। आहार नियोजन मतलब सीधा सीधा होता है कि किस व्यक्ति के लिए कौन सा भोजन चाहिए। हो सकता है किसी व्यक्ति की रुचि किसी दूसरे भोजन में हो, या भोजन बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस व्यक्ति को कौन सा भोजन पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद है। भोजन में एक प्रकार से आकर्षणता बढ़ाने के लिए लगातार एक ही भोजन नहीं देना चाहिए, भोजन में चेंजमेंट करते रहना चाहिए। ये सब चीज़ें एक प्रकार से आहार नियोजन के अंतर्गत आती हैं। आहार नियोजन का अर्थ होता है उपलब्ध सामग्री के द्वारा, यानी जितनी सामग्री हमारे पास उपलब्ध है उन्हीं के द्वारा परिवार के सभी सदस्यों की रुचि और अरुचियों का ध्यान रखते हुए उनके लिए संतुलित तथा पारिवारिक बजट के अनुकूल भोजन का नियोजन करना ही पारिवारिक नियोजन या एक प्रकार से आहार नियोजन होता है। आहार नियोजन का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि मान लेते हैं 2 किलो आटा है, तो 2 किलो आटे में क्या किया जाए जिससे पूरा का पूरा घर का एक प्रकार से चल जाए। यानी कि जितने संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं उन्हीं संसाधनों का तर्कपूर्ण तरीके से दोहन किया जाए, उन्हीं संसाधनों के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे क्या हो, जिससे एक प्रकार से सभी के लिए उपयुक्त मात्रा में भोजन तैयार हो जाए, सभी की भूख भी मिट जाए और एक प्रकार से कुछ अलग से लाना भी ना पड़े। यही होता है एक प्रकार से आहार की प्लानिंग करना, आहार का नियोजन करना। आहार आयोजन या आहार नियोजन बात एक ही होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये भी चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 6ठा नंबर प्रश्न है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है स्वास्थ्य की परिभाषा दी। स्वास्थ्य क्या होता है, हेल्थ। देखिए WHO जो कि एक संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है WHO का, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने परिभाषा दी स्वास्थ्य की कि स्वास्थ्य मनुष्य की पूर्ण शारीरिक, स्वास्थ्य जो होता है वो मनुष्य की पूर्ण शारीरिक यानी फिजिकल, मानसिक यानी मेंटल, और सामाजिक यानी कि सोशल सिचुएशन होती है, स्थिति होती है। केवल रोगों की अनुपस्थिति स्वास्थ्य नहीं होता कि व्यक्ति केवल किसी मतलब रोग नहीं है व्यक्ति को तो वह स्वस्थ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। यानी कि व्यक्ति के जो सामाजिक लेवल है वो कैसा है, मेंटल और फिजिकल, तीनों तरीके से जब व्यक्ति शुद्ध होता है, ठीक ठाक होता है, तो वो व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है, केवल उसकी शरीर में रोग नहीं है इससे एक प्रकार से कह देना कि व्यक्ति स्वस्थ है, ये उचित नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद में दूसरे विद्वान आते हैं टेवर महोदय। टेवर महोदय कहते हैं कि स्वास्थ्य जो होता है व्यक्ति की वह स्वस्थ स्थिति होती है जिसमें शरीर और मन सामान्यतः सक्रिय होकर के सभी कार्य करते हैं, यानी कि हमेशा एक्टिव होकर के शरीर और मन का तालमेल है और दोनों एक्टिव होकर के एक प्रकार से काम करते हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है भोजन की परिभाषा दीजिए। भोजन किसे कहते हैं बताएं। प्रश्न पूछा गया है तो वह पदार्थ चाहे वो ठोस हो चाहे वो तरल हो,
यानी कि ठोस पदार्थ भी भोजन हो सकता है और तरल पदार्थ भी हो सकता है। जैसे कि आप दूध पिएं, दूध एक तरल पदार्थ है, और एक प्रकार से मान लेते हैं आप रोटी खा रहे हैं तो रोटी एक ठोस पदार्थ है। अच्छा, दूध एक पूरक पदार्थ भी है, यानी बच्चा एक प्रकार से बच्चे को, चूंकि दूध में सारे के सारे तत्व पाए जाते हैं, मात्र एक तत्व को छोड़ करके दूध में बाकी सारे तत्व पाए जाते हैं। कौन सा तत्व नहीं पाया जाता दूध में भैया? तो वो एक प्रकार से विटामिन सी नहीं पाया जाता, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो खट्टे पदार्थ में पाया जाता है, और दूध में एक प्रकार से खट्टे पदार्थ नहीं होते। तो इसीलिए एक प्रकार से दूध में एक ही विटामिन नहीं पाया जाता, बाकी सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसीलिए एक बच्चे को एक प्रकार से दूध पिलाया जाता है। और दूध एक पूरक पदार्थ है कि दूध, केवल दूध पी करके ही व्यक्ति बहुत दिनों तक जिंदा रह सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो भोजन क्या है? आप लोग डेली करते होंगे भोजन, अभी जा करके करेंगे क्लास लेने के बाद में। कुछ लोग तो क्लास लेते लेते भोजन कर रहे होंगे, कर रही होंगी। ठीक है, कुछ लोग बना रही होंगी भोजन। ठीक है, तो भोजन वह पदार्थ जो ठोस या तरल अवस्था दोनों में हो सकता है, जिनको कोई व्यक्ति अथवा प्राणी अपने मुख के द्वारा शरीर में ग्रहण करता है, तथा वह शरीर में जाकर के शारीरिक यानी फिजिकल और मानसिक, मेंटल यानी शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की क्रियाओं में खर्च होने वाली ऊर्जा जो होती है उसकी कमी को पूरा करता है, वही भोजन होता है। यानी कि भोजन, जो कुछ भी हम तरल और ठोस पदार्थ खाते हैं, हमारे शरीर में जाता है और हमारे शरीर की जो आंतरिक और जो बाहरी क्रियाएं होती हैं, शारीरिक और मानसिक क्रियाएं जो होती हैं, उसको करने में ऊर्जा खत्म होती है, और उस ऊर्जा की प्राप्ति हमको भोजन के द्वारा हो जाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? यही भोजन होता है। अच्छा, ये ऊर्जा हम करें, ऊर्जा है क्या? ऊर्जा को नापा किस में जाता है? ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। तो कैलोरी क्या है? प्रश्न ये पूछ लिया कि कैलोरी की परिभाषा बताएं। 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए, 1 किलोग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। यानी कि 1 कैलोरी क्या होती है? 1 किलोग्राम पानी है, 1 किलो पानी है। ठीक है, उस पानी का अगर तापमान आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो उसमें एक प्रकार जितनी ऊष्मा या जितनी ऊष्मा लगेगी, जितनी हीट लगेगी, ठीक है, तो वही एक प्रकार से हीट 1 कैलोरी कहलाती है। कैलोरी को किलो कैलोरी यानी KCl भी कहते हैं। ठीक है, और इसे C से प्रदर्शित करते हैं कैलोरी को, ये बात ध्यान रखेंगे। C या फिर इसको KCl भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में अगर C भी लिखा तो वो भी कैलोरी का सूचक है, कैपिटल C, और KCl लिखा है तो ये भी किलो कैलोरी का प्रदर्शन करता है या प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 9वां क्वेश्चन आप देखिएगा सभी लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है। 9वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त है। फटाफट से वीडियो को शेयर करते रहिएगा। पूरक आहार क्या होता है? पूरक आहार मैंने अभी जैसा बताया कि वे आहार जो एक प्रकार से बच्चे को, ऐसे दूध एक पूरक आहार है। ठीक है, समझे? तो जब शिशु 4 से 5 महीने का हो जाता है तब माता के दूध के अतिरिक्त उसे फलों का रस, पके फलों के गूदे, सब्जियों के सूप, उबली हुई सब्जियां, उसको मसल करके अनाजों के पाउडर पानी या दूध में घोल करके हम बच्चों को पिलाते हैं दूध के स्थान पर, ताकि दूध बच्चे धीरे धीरे छोड़ें और एक प्रकार से इन चीज़ों की ओर आगे बढ़ें, जिससे उसकी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। और इन्हें ही पूरक पदार्थ कहते हैं, जो ये सब हम देते हैं। खास करके दूध एक ऐसा पदार्थ है जो पूरक है। पूरक मतलब कि सभी तत्वों को अपने आप में शामिल किए हुए। इसके अलावा पूरक पदार्थों के लिए ये सब चीज़ें, फलों का रस, फलों के गूदे, पके फलों की सब्जियों का सूप, उबली हुई सब्जियों को मसल करके अनाजों को पाउडर पानी में डाल करके हम लोग मिला करके बच्चे को पिलाते हैं। संतुलित पोषण के लिए पूरक आहार जो होता है बहुत ही जरूरी और आवश्यक होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बच्चे के शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं। बेसिकली शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उस दौरान। 10वां क्वेश्चन आ चुका है भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल और वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में बताएं। देखिए, कुछ विटामिन, 2 प्रकार के विटामिन होते हैं। एक विटामिन होते हैं जल में घुलनशील और दूसरे विटामिन होते हैं वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन की अगर बात की जाए तो वह विटामिन जो जल में डाल देने से घुल जाते हैं, वे एक प्रकार से जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और कुछ होते हैं जो जल में नहीं घुलते हैं। ठीक है, वो जब आप तेल में डालेंगे तो वो घुलेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए, जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। ये 2 विटामिन मात्र जल में घुलनशील है, जल में डाल दोगे तो ये विटामिन घुल जाएंगे। लेकिन वसा में घुलनशील विटामिन है ए, मतलब डी, के, ई। ठीक है, ऐसे इसको समझें, इसको एक सूत्र के माध्यम से समझें कि एक गिलास है, उस गिलास में एक प्रकार से पानी भरा हुआ है, इस गिलास में पानी है। ठीक है, और एक गिलास दूसरा है, मैं इसको समझा रहा हूँ आपको। एक गिलास में ये एक प्रकार से ये दूसरा है, इसमें क्या है? इसमें वसा भरी, यानी इसमें एक प्रकार से तेल भरा हुआ है। वसा तेल ही, तेल, घी, मक्खन जो तैलीय पदार्थ होते हैं वही वसा होती है। इसमें पानी है। अब पानी में मैंने क्या किया भाई, एक कीड़ा है। ठीक है, कीड़ा, तो कोई भी कीड़ा है
उसी कीड़ा को हमने क्या किया, कीड़े को क्या किया भैया, पानी में डाला तो कीड़ा पानी में तैरने लगता है। आपको पता होगा कीड़ा किस में तैरता है, पानी में तैरने लगता है। लेकिन उसी कीड़े को आप कहाँ पर डाल दें, वसा में, तेल में आपने डाल दिया। तो कीड़े को जैसे हमने वसा में डाला एक प्रकार से, तो वो एक प्रकार से क्या हो गया, डूब करके मर गया। ठीक है, यानी कि वो कीड़े में तैर नहीं, मतलब कि पानी वसा में तैर नहीं पा रहा कीड़ा। अब कीड़ा से तात्पर्य क्या है, KEDA, यानी 4 विटामिन ए। कीड़ा विटामिन याद रखिए, कीड़ा, कीड़ा से आपको याद रखेगा विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये 4 विटामिन ऐसे हैं दुनिया के जो एक प्रकार से वसा में घुलनशील हैं, जल में घुलनशील नहीं हैं। बाकी सारे विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स वगैरह, B1, B12, B6, B2, इस तरीके से जो भी विटामिन है वो सब जल में घुलनशील हैं। विटामिन बी और विटामिन सी ये एक प्रकार से जल में घुलनशील है, बाकी विटामिन आपके वसा में। तो वसा में केवल 4 विटामिन ही घुलनशील हैं, KEDA। ठीक है, कीड़ा याद रखिएगा, कीड़ा से आपको याद रहेगा कि वसा में घुलनशील कौन से विटामिन है, और जल में घुलनशील कौन से हैं, B और C। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। कोलेस्ट्रम क्या होता है, कोलोस्ट्रम, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा गया कोलोस्ट्रम। ठीक है, कोलोस्ट्रम की अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार से जो महिला के स्तन का पहला दूध होता है बच्चों को जन्म देने के बाद में, वही होता है कोलोस्ट्रम। ठीक है, डिलीवरी यानी प्रसव के बाद जो स्तनों में पहला दूध आता है महिला के, माता के, उसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है। इस दूध से नवजात शिशु को कई तरह के लाभ मिलते हैं कोलोस्ट्रम से। इसका रंग पीला होता है। ठीक है, आप गाय भैंस के भी दूध जब होते हैं पहले दूसरे दिन का, आप देखते बहुत ज़्यादा एक प्रकार से गाढ़ा होता है, पीला पीला होता है। उसको आप गरमाएंगे तो दूध एकदम से फट जाएगा, जम जाएगा पूरा का पूरा। उसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, वो दूध अगर बच्चे पी लें, ठीक है, तो उससे बड़ा फायदा होता है, बहुत ताकती होते हैं बच्चे। ठीक है, इसका रंग पीला होता है और गाढ़ा होता है। कोलोस्ट्रम में बीटा कैरोटीन की उच्च मात्रा के कारण से इसका रंग पीला होता है। ठीक है, तो बीटा कैरोटीन पाया जाता है, इसीलिए इसका रंग जो होता है वो पीला होता है कोलोस्ट्रम का, ये बात ध्यान रखें। तो माता का पहला दूध डिलीवरी के बाद का एक प्रकार से वही होता है कोलोस्ट्रम। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, मानव विकास की परिभाषा दीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट की परिभाषा दीजिए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मानव विकास किसे कहते हैं? देखिए, हरलाक नाम के एक विद्वान है, उन्होंने मानव विकास की सभी अवस्थाओं के बारे में भी विस्तार से समझाया है। हरलाक नाम के विद्वान ने मानव विकास को परिभाषित करते हुए लिखा कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं। अभिवृद्धि मतलब कि विकास का मतलब ये नहीं होता कि केवल शरीर बढ़ जाए, हाथ बढ़ जाए, पैर बढ़ जाए, शरीर का डील डोल बढ़ जाए, आप मोटे हो जाएं, ये एक प्रकार से विकास नहीं होता। ये अभिवृद्धि होती है, ये केवल वृद्धि होती है। अपितु इसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निहित होता है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक और संज्ञानात्मक ये सभी प्रकार का विकास होता है। विकास एक प्रकार से केवल मात्रात्मक नहीं होता है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में परिवर्तन होता है विकास के दौरान। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो विकास यह होता है। क्लियर? आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है। प्रश्न है, मानव विकास की अवस्थाओं के बारे में बताएं। ह्यूमन डेवलपमेंट की कितनी अवस्थाएं होती हैं, इसके बारे में बताएं आप। मानव विकास की कई अवस्थाएं होती हैं। हरलाक महोदय ने मानव विकास की 2 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था होती है जन्म से पूर्व की अवस्था, यानी जब बच्चा जन्म नहीं लेता है, माता के गर्भ में रहता है, वो उसके पहले भी अवस्थाएं होती हैं, माता के गर्भ की अवस्थाएं। और जन्म लेने के बाद की अवस्था तो एक प्रकार से सभी लोग जानते ही हैं। तो जन्म से पूर्व की अवस्था में 3 अवस्थाएं हैं। ठीक है, बच्चे की एक डिंब काल होता है, एक भ्रूण काल और एक शिशु काल। ये एक प्रकार से जब डिंब काल होता है प्रसव के बाद में, मतलब कि गर्भाधान के बाद में, फिर उसके कुछ दिन के बाद में भ्रूण काल और उसके बाद में फिर शिशु काल होता है। और 9 महीने के बाद जब बच्चा एक प्रकार से जन्म लेता है, अब बाहरी वातावरण में आता है, उसके बाद में जन्म के बाद की अवस्थाओं में पहला एक प्रकार से जो अवस्था होती है हरलाक महोदय के अनुसार, वो होती है नवजात काल। फिर इसके बाद में आती है शैशव काल, फिर इसके बाद में बाल्यकाल, फिर वयः संधि अवस्था, फिर किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था। वयः संधि अवस्था जो होती बाल्यकाल और किशोरावस्था के बीच की कड़ी होती है। ठीक है, जो किशोरावस्था और बाल्यावस्था के बीच में एक पुल का काम करती है, एक सेतु का काम करती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, बेसिकली अगर बात की नवजात काल जो होता है वो एक प्रकार से नवजात काल और शैशवावस्था 0 से लेकर के 2 साल तक नवजात काल और शैशवावस्था चलते हैं। 3 साल से लेकर के आपका लगभग आप मान करके चलें कि 3 साल से लेकर के या 2 साल से लेकर के 8 साल तक, ठीक है, या 6 साल तक, 2 साल से लेकर के 6 साल तक आपका बाल्यकाल चलता है। इसके बाद में किशोरावस्था या 2 साल से लेकर के 12 या 11 साल तक एक प्रकार से, या
10 साल तक या 8 साल तक आप मान लीजिए। फिर वो इसी बीच में वया संधि भी, बाल्यकाल और वया संधि, बाल्यावस्था और वया संधि 2 साल से लेकर के आपका लगभग जो है 11 या 12 साल तक एक प्रकार चलता है। किशोरावस्था बेसिकली 12 साल से लेकर के 18 साल के बीच में होती है। प्रौढ़ावस्था 18 साल के बाद एक प्रकार से लगभग 35-36 या 45-40 अवस्था तक होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए आप। या लगभग आपके देखिए 55-60 तक मानी जाती है, क्योंकि 55-60 के बाद में भारतीय अगर वृद्धों के हिसाब से देखें तो वहाँ से वृद्धावस्था प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, चले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भाई, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है। प्रौढ़ावस्था में पोषण, प्रौढ़ावस्था में पोषण कैसे देना चाहिए बच्चों को या किसी व्यक्ति को, यानी वैसे प्रौढ़ावस्था में 18 साल के बाद के बच्चों के लिए या लोगों के लिए, व्यक्तियों के लिए किस प्रकार के भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। तो प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति अपना स्वतंत्र जीवन शुरू कर लेता है और वह अपनी गृहस्थी और बच्चों के पालन पोषण की चिंता करने लगता है। उससे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके योग्य बनाना होता है। कभी कभी आर्थिक कठिनाई की वजह से भी मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई भी देखने को मिलती है प्रौढ़ावस्था में। अतः अपने भोजन में कमी करके जैसे तैसे अपनी आय में संतुलन रखते हैं लोग, जिससे वे अपना स्वास्थ्य भी खो बैठते हैं और चिकित्सक व दवाई पर व्यय बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। इसीलिए स्वस्थ जो होता है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप जान लीजिए कि आपके जैसा कोई नहीं, आप बहुत अमीर आदमी हैं। ठीक है, स्वास्थ्य ही धन है, बात ध्यान, हेल्थ इज़ वेल्थ। यदि उन्हें अपने स्वास्थ्य व संतुलित आहार के महत्व का ज्ञान हो जाए प्रौढ़ावस्था के लोगों को, जिससे वे सस्ते खाद्य पदार्थों के द्वारा आहार को संतुलित बना सकें और उनका जीवन अधिक सुखी हो जाएगा, सहज हो जाएगा और संपन्न हो जाएगा। जितना पैसा वो अपने खाने के पीछे बचाते हैं कि हम ये नहीं खाएंगे आज, ठीक है, उतना पैसा वो डॉक्टर को जाकर के दे आते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रौढ़ावस्था की अगर बात की जाए महोदय, तो प्रौढ़ावस्था में होता क्या है, प्रौढ़ावस्था में यद्यपि वृद्धि का कार्य नहीं रहता है, प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति का विकास भी रुक जाता है, वृद्धि नहीं होती है शरीर की, क्योंकि प्रौढ़ावस्था तक जो होना होता है उसमें तक वहाँ तक हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, प्रौढ़ावस्था में वृद्धि का कार्य रुक जाता है, किंतु टूटे फूटे जो कोशिकाएं होती हैं, ऊतक होते हैं, उनकी मरम्मत के लिए निर्माणात्मक तत्व जो होते हैं और सुरक्षात्मक तत्व यानी कि प्रोटीन्स और विटामिन की ज़रूरत और खनिज तत्वों की ज़रूरत इस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, और कार्बोहाइड्रेट तो बहुत ज़्यादा। प्रत्येक व्यक्ति की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं में भिन्नता पाई जाती है। अतः प्रौढ़ावस्था में पोषण एवं आहार की जरूरत व्यक्ति की कार्य स्थिति, यानी व्यक्ति कौन सा काम करता है, इसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। व्यक्ति महिला है या पुरुष है, उसके अकॉर्डिंग उसका भोजन व्यवस्थित किया जाता है, उसके भोजन में पोषक तत्वों की व्यवस्था करी जाती है। उसका रहन सहन कैसा है, किस मौसम में व्यक्ति है, मौसम के अकॉर्डिंग भी एक प्रकार से चीज़ें बदलती रहती हैं। मौसम ऐसे ठंडी का मौसम है तो कुछ भोजन में अलग होगा, गर्मी के मौसम में अलग होगा, बरसात में अलग होगा। जलवायु कैसी है उसके अकॉर्डिंग ये सब एक प्रकार से डिपेंड करता है कि भोजन में एक प्रकार से क्या क्या चीज़ें होंगी। इन सभी पर डिपेंड करता है कि उसको कौन सा भोजन दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रौढ़ावस्था में इस तरीके की तालिका बनाई जाती है। वैसे प्रौढ़ावस्था में तालिका को लेकर के मैंने वीडियो बना रखी है चैप्टर वाइज, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, आप कोर्स ले लेना, कोर्स में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। वैसे हर एक सब्जेक्ट के कोर्स आप होम साइंस का ही नहीं पढ़ पाएंगे। अरे 100 रुपये में आप सोचो एक सब्जेक्ट कोई नहीं पढ़ा रहा है, सारे सब्जेक्ट जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे, पढ़ाए जाएंगे, उसकी PDF नोट्स वगैरह मिलेगी। तो आप क्यों नहीं तुरंत SMS कर देते, फटाफट से SMS करिए। सभी लोग किस पर करेंगे, 91 61 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, इसी पर SMS करिए, फटाफट से SMS करिए। मात्र 100 रुपये में आपको होम साइंस और बाकी सारे सब्जेक्ट जो आपके हैं उनके कोर्स मिल जाएंगे। ठीक है, PDF नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, श्रमिक हेतु। श्रमिक मतलब एक काम करने वाला व्यक्ति जो श्रम करता है, मेहनत करता है दिन भर, उसके हेतु प्रतिदिन यानी कि डेली का डेली कैलोरी की आवश्यकता कितनी होती है। कैलोरी मतलब कि कितनी ऊर्जा चाहिए उसको एक दिन में। तो श्रमिक व्यक्ति को अधिक कैलोरी की ज़रूरत होती है, यानी ज़्यादा कैलोरी की। मजदूर मतलब कि मजदूर अधिक परिश्रम करने के फलस्वरूप उनकी जो ऊर्जा होती है उसकी मांग बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी ऊर्जा खपत हो जाती है। कैसे, चूँकि वो काम करते हैं, क्योंकि इस वर्ग का व्यक्ति दिन भर कड़ा परिश्रम करता है, बड़ी मेहनत करता है, जिसके कारण से उसके शरीर से अधिक ऊर्जा की खपत हो जाती है। अधिक परिश्रम करने के कारण से क्या होता है कि उसके जो आधारीय चयापचय दर है होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो भी अधिक हो जाता है। और बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसको आप मतलब कि BMR बोलते हैं, उसके अधिक हो जाने से ऊर्जा की खपत भी ज़्यादा होती है। इसलिए उसको एक प्रकार से कैलोरी की मांग बढ़ जाती है, ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है। ICMR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की अगर बात माने, 2010 में इसने एक प्रकार से पुरुष मजदूर को लगभग 3490 यानी लगभग 3500 कैलोरी ऊर्जा की बात करी कि एक दिन में
3500 कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत होती है एक पुरुष मजदूर को, यानी एक ऐसा पुरुष जो काम करता है दिन भर कड़ी मेहनत करता है उसको 3500 कैलोरी या 3500 किलो कैलोरी की ज़रूरत होती है। और एक अगर महिला है जो मजदूर है काम करती है उसको 2850 कैलोरी की ज़रूरत होती है भोजन से प्राप्त उसको करनी चाहिए। ठीक है, ये एक प्रकार से यानी भोजन में ऐसे कैलोरी युक्त भोजन या कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन दे जिससे ऊर्जा उनको मिले। ठीक है, तो ये एक प्रकार से ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसने एक प्रकार से 2010 में ये एक प्रकार से डाटा दिया था कि एक मजदूर पुरुष मतलब कि एक पुरुष मजदूर को जो है 3490 कैलोरी यानी लगभग आप 3500 कैलोरी मान लीजिए, कहीं कहीं पर 3600 कैलोरी भी दिखाई पड़ता है, और एक महिला मजदूर को लगभग 2800-2900 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई। देखिए प्रश्न आपका है गर्भावस्था में विटामिन की क्या आवश्यकता होती है। विटामिन की गर्भावस्था में महिलाओं को कौन सी विटामिन की आवश्यकता होती है उसके बारे में बताएं। देखिए गर्भावस्था में जब महिलाएं गर्भ धारण करती हैं उस दौरान विटामिन की आवश्यकता ऊर्जा की आवश्यकता के अनुसार बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि एक प्रकार से इस दौरान तमाम प्रकार की बीमारियां एक प्रकार से शरीर में आने लगती हैं। उन्हीं बीमारियों की रोकथाम के लिए विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। बच्चे के जन्म के समय उसके यकृत में विटामिन ए की उपस्थिति होती है, अतः इस समय विटामिन ए अधिक मात्रा में लेना चाहिए महिलाओं को। जब प्रसव के दौरान हो या गर्भावस्था के दौरान हो महिलाएं तो विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है। पीला फल खाएं, पपीता वगैरह खाएं, या एक प्रकार से जो विटामिन ए जिसमें पाया जाता है वो खाएं। ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, वृद्धि और आँखों पर प्रभाव पड़ सकता है। इसकी वजह से एक प्रकार से विटामिन ए की मात्रा पूर्ण होनी चाहिए इस दौरान। इसके अलावा थायमिन विटामिन B1 0.2 मिलीग्राम लेना चाहिए। 0.3 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन विटामिन लेनी चाहिए। इसके अलावा 2 मिलीग्राम नाइसिन विटामिन इसके अतिरिक्त मात्रा में ICMR के द्वारा प्रस्तावित है। तब ये सब एक प्रकार से मात्रा जो थायमिन 0.2 मिलीग्राम, 0.3 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन, 2 मिलीग्राम नाइसिन, ये सब विटामिन हैं, विटामिन के रासायनिक नाम है। ये सब ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के द्वारा ये सब एक प्रकार से डाटा दिया गया है ताकि महिलाएं गर्भावस्था के दौरान इन विटामिन का सेवन कर सकें। फोलिक एसिड ये भी एक विटामिन है, 500 से 200 माइक्रोग्राम इसको लेना चाहिए, अतिरिक्त मात्रा में आवश्यक है। विटामिन भी कैल्शियम फास्फोरस के अवशोषण के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक है। विटामिन सी की अगर बात की जाए, विटामिन सी रक्त के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। यह RBC के निर्माण में सहायक होता है। विटामिन सी RBC मतलब कि रेड ब्लड सेल्स यानी कि जो रक्त जो कोशिकाएं होती हैं, खास करके जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं खून में जो पाई जाती हैं, उनके निर्माण में सहायक होता है विटामिन सी। इसीलिए एक प्रकार से रक्त के स्वस्थ के लिए, रक्त के अच्छे रहने के लिए ज़रूरी होता है विटामिन सी का लेना। अतः विटामिन सी यानी खट्टे पदार्थों का सेवन, नींबू वगैरह, ठीक है, संतरे वगैरह का सेवन भी करना चाहिए। आहार में पर्याप्त मात्रा में समृद्ध किया जाना चाहिए ये सब। ठीक है, विटामिन सी सारे विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है। सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करके बताएं, और कमेंट कर दें कि सर जी वीडियो आपका बड़ा अच्छा होता है, या जैसे भी आपको लगे। कोई कमी रह रही तो उसको भी आप बताएं। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, खास करके लघुत्तरीय में। किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य बताइए। विकासात्मक कार्य मतलब कि एक प्रकार से किशोरावस्था में कौन से कार्य एक प्रकार से किए जाते हैं, किशोरावस्था में विकासात्मक कार्य क्या क्या होते हैं। देखिए किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य में कई कार्य हैं। पहला काम होता है नागरिक क्षमता के लिए बौद्धिक कौशल यानी कि एक प्रकार से इंटेलिजेंस, स्किल और कॉन्सेप्ट का विकास करना, ये किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य होता है। दूसरा, किशोरावस्था में और विकासात्मक कार्य खूब ज़्यादा होते हैं बच्चों में। ठीक है, किसी व्यक्ति के शारीरिक अस्तित्व को उसके लिंग स्त्री या पुरुष के रूप में स्वीकार करना, ये भी एक प्रकार से विकासात्मक कार्य होता है। चूँकि किशोरावस्था के दौरान ही पता चलता है 12 साल के 18 साल के बीच में, ठीक है, कि बच्चा एक प्रकार से जो है उसके शारीरिक डिफरेंस दिखाई पड़ने लगते हैं कि बच्चा एक प्रकार से महिला है कि पुरुष है। ये एक प्रकार से मतलब बाहरी व्यक्ति देख करके बता पाएगा कि हाँ ये स्त्री है, पुरुष है, चूँकि उसके जो शारीरिक लक्षण होंगे वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंस होने लगते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तीसरा विकासात्मक कार्य होता है किशोरावस्था के दौरान दोनों लिंगों के साथियों के साथ नवीन संबंध बनाना, ये भी एक विकासात्मक कार्य है। चूँकि दोनों लिंगों मतलब कि क्या होता है, लड़की और लड़का आपस में यहाँ पर एक प्रकार से रिलेशनशिप बनाते हैं, खास करके किशोरावस्था के दौरान ही। किशोर जो एडोलसेंस लड़के लड़कियाँ होते हैं आपस में अट्रैक्ट होते हैं इसी दौरान, किशोरावस्था के दौरान ही। इसके अलावा आर्थिक स्वतंत्रता के प्रति आश्वासन प्राप्त करना, ये भी एक प्रकार से होता है। ठीक है, इसी दौरान। इसके अलावा माता पिता
तथा अन्य व्यक्तियों से संवेगात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं, यानी इमोशनली एक प्रकार से स्वतंत्र कर दिए जाते हैं बच्चे, मतलब कि माता पिता के द्वारा इस समय बच्चे किशोरावस्था में। इसके अलावा समाज के द्वारा स्वीकृत एवं सामाजिक दायित्वपूर्ण व्यवहार को प्राप्त करने की इच्छा करना और उसे प्राप्त करना भी, यानी सामाजिक नियम कायदों को सीखते हैं, सामाजिक रीति रिवाजों में एक प्रकार से बढ़ चढ़ करके भाग लेने लगते हैं। इसके अलावा 7वां विकासात्मक कार्य है किशोरावस्था के दौरान बच्चों में विश्व के विषय में वैज्ञानिकता एवं समरसता के समेत विचार रखना, एक प्रकार से यानी कि तमाम प्रकार की और जानकारी उनके अंदर डेवलप होने लगती है। जिज्ञासु प्रवृत्ति के बच्चे जो होते हैं वो हर चीज़ को जानने की इच्छा करते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किशोरावस्था में साथी समूह के प्रकार बताएं। किशोरावस्था में साथी समूह के प्रकार एक प्रकार से बताने के लेकर के प्रश्न पूछा गया कि ये भाई किस तरीके के लोग एक प्रकार से अपने साथी समूह बनाते हैं। चलें तो समझने का प्रयास करते हैं भाई। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है, अगला क्वेश्चन आ चुका है महोदय। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन से लघु उत्तरीय कि किशोर अवस्था में साथी समूह के प्रकार बताएं, यानी किशोरावस्था में जो मित्र मंडली बनती है वो कैसे बनती है। किशोरावस्था बेसिकली 12 साल से लेकर के 18 साल का जो समय होता है बच्चों का, वही किशोरावस्था कहलाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो किशोरावस्था में साथी समूह की कई रूप दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहला रूप क्या होता है, अतरंग मित्र इसमें बनते हैं। तो जब एक किशोर एक या दो से अधिक मित्रों का समूह बनाते हैं जिनकी रुचियां और योग्यताएं समान होती हैं, यानी कि उनको वही चीज़ें पसंद होती हैं जो उनको उनके मित्र को पसंद होती, तभी वो साथी बनते एक दूसरे के। ठीक है, एक दूसरे पर पूरा विश्वास करते हैं इस दौरान बच्चे, एक दूसरे की भावनाओं का आदर भी करते हैं। मान लेते हैं कोई मांसाहारी और कोई शाकाहारी व्यक्ति मित्र बन गए, तो शाकाहारी वाले व्यक्ति जो होंगे मांसाहार का आदर करेंगे, मांसाहार वाले शाकाहारी व्यक्ति का आदर करेंगे। ठीक है, इस तरीके से तालमेल बैठा करके रहेंगे। इनके कार्य व व्यवहार एक दूसरे पर अमिट छाप छोड़ते हैं, यानी एक दूसरे से लोग सीखते हैं, जानते हैं। इनके संबंध घनिष्ठ होते हैं, संतोष प्रदान करने वाले होते हैं। सामान्य भाषा में लंगोटिया यार इनको कहा जाता है। किसको, जो अतरंग मित्र होते हैं इनको लंगोटिया यार कहते हैं। बचपन के मित्र होते हैं, तो ये किशोरावस्था में ही एक प्रकार से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, दूसरी जो एक प्रकार से मित्र मंडली होती है वो होती है टोली। ठीक है, जब दो या मतलब एक दो मित्र होते हैं तो वो लंगोटिया यार होते हैं। 3 मित्र हो गए अधिक से अधिक, बस। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होते। एक टोली होते हैं, ये वे मित्र समूह होते हैं जिनमें सदस्यों की संख्या लगभग 2 से लेकर के 12 तक हो सकती है। 10-12 लोग एक प्रकार से इकट्ठा होते हैं, पूरा का पूरा मित्र मंडली बनती है। इसमें समान रुचियां होती हैं, सभी लोगों की योग्यताएं एक प्रकार से लगभग एक ही जैसे होती हैं। वाले अतरंग मित्र समूह भी इसमें हो सकते हैं। मतलब इसमें कई सारे अतरंग मित्र, यानी पहले जो मित्र मैंने बताए लंगोटिया यार, वो 1-2 लंगोटिया यार हो सकते हैं। एक ही टोली में हो सकता है 2-3 लंगोटिया यार हों। ठीक है, और ये सभी अपना अधिकांश समय जो होता है एक साथ व्यतीत करते हैं। इनका अधिकांश समय साथ साथ घूमना फिरना, साथ साथ पढ़ना लिखना, मनोरंजन करना, एक साथ गपशप मारना, गप्पे उड़ाना, तमाम प्रकार की बातचीत करना, मौज मस्ती करना। इसमें समलिंगी और विषमलिंगी दोनों प्रकार के सदस्य हो सकते हैं, यानी कि इसमें लड़का और लड़की, यानी 10-12 लोगों में 2-3 लड़कियां, 4-5 लड़के, या 4-5 लड़कियां, 2-3, 4-5 लड़के, ऐसे होकर के पूरा का पूरा मित्र मंडली या टोली बनती है। ठीक है, टोली के सदस्य एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखते हुए एक प्रकार से काम करते हैं, एक दूसरे को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगर एक टोली के बच्चे को कोई दूसरे टोली का व्यक्ति मारता है तो सारे टोली वाले मिलकर के उस दूसरे टोली वाले बच्चे को एक प्रकार से पीट देते हैं। समूह के सदस्यों के विचार जो होते हैं, आदत जो होती है और व्यवहार लगभग एक प्रकार से एक जैसे होते हैं और उनका अनुकरण करते हैं, एक दूसरे को देख करके एक दूसरे का सीखते हैं। ठीक है, वे अपनी वेशभूषा, हेयर स्टाइल यानी बाल झाड़ने का तरीका, कपड़ा पहनने का तौर तरीका ठीक वैसा ही रखना पसंद करते हैं जैसा उनका मित्र पहने रहता है। इस तरीके से कहीं पर आप देखते हैं जब एक साथ के मित्र जाते हैं कि भाई जैसे हम ही हैं, अभी बाजार जब जाना होता है हमको, तो हमारे मित्र रहते हैं लोग, तो मैं पूछता हूँ भाई क्या पहन के चल रहे हो, या बारात जाना हुआ भाई क्या पहन के चलना है, टी शर्ट वगैरह पहन के चलना है, या शर्ट पहन के, या कोट वोट पहनना है, या एक प्रकार से बस हाफ सदरी पहननी है, क्या पहनना वैसे चला जाए, जीन्स का पैंट पहनना है कि फॉर्मल पहनना है। तो ऐसे ही जैसा मित्र आपके पहनेंगे तो उस तरीके की क्या होता है, एक बॉन्डिंग होती है। तो वही एक प्रकार से चीज़ें यहाँ पर बताने का प्रयास है। ठीक है, और तीसरा जो होता है इसमें किशोरावस्था में मित्र वाला, वो होता है गिरोह, जिसको कहते हैं टोली। गिरोह, अब ये डाकू वाला गिरोह मत समझिएगा, एक होता है गिरोह, गिरोह या दल जिसको बोलते हैं। किशोरावस्था में मित्र समूह का एक नया स्वरूप भी देखने को आजकल मिलता है। किशोर कुछ
ऐसे संगठित समूह बनाते हैं जिसमें वह विभिन्न सामाजिक क्रियाओं को कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस समूह में साथी सदस्यों की संख्या अधिक होती है और इसमें बहुधा ऐसे युवा होते हैं जिनका सामाजिक समायोजन अच्छा नहीं होता, मतलब कि जो गिरोह या दल बनाते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे आपके साथ जो पढ़ते होंगे उसमें एक प्रकार से लड़ाई झगड़ा करने की प्रवृत्ति या चोरी करने की, मारने पीटने की प्रवृत्ति ये सब ज़्यादा होती है, तो वो सब ऐसे उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो वे अपना एक समूह बना लेते हैं। यह दल एक ही लिंग के होते हैं, मतलब कि चाहे लड़कियों का पूरा दल हो गया, चाहे लड़कों का ही दल होगा, इसमें विषम लिंगी नहीं प्राणी शामिल होते हैं। ये अधिकांशतः समाज विरोधी कार्यों में लिप्त होते हैं, चोरी चकारी करना हुआ, मारपीट करना हुआ, गुंडाई करना हुआ, ये सब करना हुआ। और वे अपने समूह के साथ उन लोगों के प्रति विरोधी व्यवहार करते हैं जिनसे उनका समायोजन अच्छा नहीं होता, जिनसे उनका तालमेल नहीं बैठता, उनसे झगड़ा करते, मारपीट करते हैं। तो ये भी यानी 3 टाइप के समूह बन करके मित्रमंडली यहाँ पर तैयार होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है भाई। प्रश्न है आरडीए यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? आरडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। इसके बारे में आप क्या जानते हैं? मैंने शुरुआत में बताया कि ये डिसाइड करता है कि किसको कितना भोजन या किस मात्रा में कौन से पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। आरडीए का तात्पर्य पोषक तत्व की वह उपयुक्त मात्रा होती है जो आपके बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होती है। कभी कभी आरडीए को रिकमेंडेड डाइटरी इंटेक भी कहा जाता है। यहाँ आरडीए और बच्चों के लिए उपयुक्त संतुलित आहार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। आइए उसको जानने का प्रयास करते हैं, यानी कि ये बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए कौन से पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा, उसके बारे में हमको बताते हैं। पहली बात, आरडीए आईसीएमआर के द्वारा तय किया जाता है। आईसीएमआर क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये एक प्रकार से डिसाइड करता है कि आरडीए किस बच्चे का कितना होगा। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस किस बच्चे के लिए कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना वसा, कितना जल, कितना किस बच्चे को चाहिए, ये एक प्रकार से आरडीए के द्वारा फिक्स होता है। लेकिन जो है आईसीएमआर के द्वारा फिक्स होता है कि आरडीए किस बच्चे का कितना होगा। भारत में आरडीए इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च मेडिकल रिसर्च इन हैदराबाद के द्वारा तय किया जाता है। हैदराबाद में है चूँकि ये आईसीएमआर। आरडीए की मान्यताएं हर देश में अलग अलग हो सकती हैं। भारत में आईसीएमआर के द्वारा शिशु, छोटे बच्चों और युवाओं के लिए उपयुक्त आरडीए निर्धारित किया गया कि भाई कितना किसको खाना चाहिए, कितना प्रोटीन, कितना खनिज लवण, कितना वसा, कितना कार्बोहाइड्रेट, किस बच्चे को कितना चाहिए। दूसरी बात, आरडीए जो होता है हर एक व्यक्ति के लिए उसकी गतिविधि के हिसाब से अलग अलग होता है, यानी व्यक्ति कौन सा काम करता है, उसकी क्रियाशीलता कैसी है, उसके अकॉर्डिंग उसका आरडीए तय किया जाता है। शिशुओं के लिए आरडीए तय करते समय कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि इसमें गतिविधि स्तर यानी बच्चा क्या काम करता है, कितनी क्रियाशीलता, उसकी खाने की परंपराएं क्या है, उसके घर में आहार पद्धतियाँ क्या हैं, सुरक्षा के मार्जिन, ये सब शामिल होते हैं इसमें। ठीक है, तीसरी बात आरडीए में ये ध्यान रखी जाती है, आरडीए की अगर बात किया तो संतुलित आहार से आरडीए प्राप्त किया जा सकता है। संतुलित आहार मतलब क्या होता है? एक प्रकार से बैलेंस्ड डाइट, जो मैंने शुरुआत में बताया कि भाई जिसमें सारे पोषक तत्व तो उचित मात्रा में, उचित जैसे विशेष व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना वसा, कितना प्रोटीन, कितना खनिज लवण चाहिए, ये चीज़ एक प्रकार से समाज मतलब कि ये संतुलित आहार फिक्स करता है और इसीलिए संतुलित आहार से आरडीए प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। आरडीए प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे के खाने में दालें, फल, सब्जियां, दूध और दूध से बनी जो चीज़ें होती हैं वो चिकन, मछली, तेल और फैट्स यानी वसा ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये एक प्रकार संतुलित आहार में शामिल होता है। इसके अलावा बच्चों का आरडीए यानी प्रति किलोग्राम वज़न युवाओं के आरडीए से ज़्यादा हो सकता है, यानी कि एक प्रकार से बच्चों का आरडीए जो होता है कभी कभी युवाओं के आरडीए से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, एक बच्चा एक युवा के मुकाबले तेज़ी से बड़ा होता है, इसीलिए प्रति किलो शरीर के वज़न के हिसाब से बच्चों को कुछ पोषक तत्व तो ज़्यादा मात्रा में चाहिए हो सकते हैं ताकि बच्चे का विकास, जैसे प्रोटीन बच्चों में ज़्यादा देना चाहिए बच्चों को, और युवाओं को मतलब कि जैसे जब लोग बड़े हो जाते हैं तो उनको प्रोटीन उतनी मात्रा में नहीं भी मिलेगी तो चल जाएगा, लेकिन उनको एक प्रकार से क्या देना पड़ता है भाई, उनको एक प्रकार से जो है प्रोटीन की आवश्यकता बच्चों को ज़्यादा होती है और युवाओं को कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके की व्यवस्था होती है। पांचवी बात, बच्चों को पोषक तत्वों से भरपूर खाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, पोषक तत्वों से एक प्रकार से भरपूर अगर भोजन मिलेगा तभी एक प्रकार से वो उनका डेवलपमेंट हो पाएगा, उनका विकास हो पाएगा। बच्चों के पेट छोटे होते हैं लेकिन उनकी कैलोरी की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए उन्हें अपने आइडियल न्यूट्रिशनल इंटेक
तक पहुंचने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर खाने की ज़रूरत होती है बच्चों को। ठीक है। इसके अलावा छठी बात यह विशेषता या तात्पर्य आरडीए से कि बच्चों के लिए आहार संबंधी दिशा निर्देश भी एक प्रकार से ज़रूरी होता है और देता भी है आरडीए। छोटे बच्चों को रोज़ 1060 कैलोरी की ज़रूरत होती है, यानी 1060 कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है एक बच्चे को। ठीक है। इसमें फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और विटामिन्स होने चाहिए बच्चे के भोजन में। इस तरीके के ये चीज़ें बताई गई। ठीक है। तो ये आरडीए तय करता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ, 100% आपकी परीक्षा में आएगा आपकी बार। स्तनपान से लाभ बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण। स्तनपान मतलब कि जब माताएं अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं वही स्तनपान होता है। स्तनपान के बेसिकली कई लाभ होते हैं, हानियाँ कम होती हैं लेकिन लाभ बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ स्तनपान के लाभ के बारे में, तो देखिए पहली बात तो दुग्धपान से क्या होता है, शिशु के मुंह का व्यायाम होता है। बच्चा जो होता है उसका मुंह चलता रहता है और इससे क्या होता है, उसके मुंह का व्यायाम होता है और उसकी एक प्रकार से शारीरिक गतिविधि होती है, चलती रहती है, जिससे मुंह, जबड़ों और चेहरे की मांसपेशियां जो होती हैं उनके निर्माण में सहायता मिलती है जब बच्चा एक प्रकार से एक्सरसाइज करता है। तो ये पहला जो है एक प्रकार से लाभ हो गया कि भाई बच्चे का मुंह का व्यायाम हो जाता है, जिससे मांसपेशियां और चेहरे की एक प्रकार जो मांसपेशियां हैं, मुंह, जबड़ा जो होता है, इन सभी का विकास हो जाता है, इन सभी का डेवलपमेंट में सहायता मिलती है। इसके अलावा विकास मतलब विटामिन सी और थायमीन पूर्ण रूप से माता के दूध में पाया जाता है। ठीक है। और बाकी दूधों में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, लेकिन माता के दूध में विटामिन सी और थायमीन यानी विटामिन B1 ये दोनों माता के दूध में पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा स्तनपान कराने से माता और शिशु दोनों की संतुष्टि का अनुभव करते हैं। ठीक है। और दोनों में भावात्मक संबंध दुग्धपान से सुदृढ़ होते हैं, यानी कि इमोशनल रिश्ता जो माता और पुत्र का वास्तव में होना चाहिए वो दुग्धपान से बढ़ता है। जैसे कि आजकल के बच्चों को डब्बे वाला दूध पिलाया जाता है तो बच्चे की बुद्धि भी डब्बे जैसी हो जाती है, वो अपनी माता को माता नहीं समझता है। ठीक है। अपने पिता को पिता जैसे नहीं ट्रीट करता है, यानी कि वो अपनी माता जी से लड़ जाता है, माता जी को गाली तक देते हैं आजकल के बच्चे, आप देखते हैं। ठीक, कहीं ना कहीं पे ये इसका परिणाम क्या है कि वो एक प्रकार से उन्होंने अपने माता का दूध नहीं पिया है। कभी कभी ये सब एक प्रकार से एक तर्क है, हालांकि कभी कभी ऐसे भी बच्चे हैं कि भाई जिनको माता ने पाला पोषा है तो वही एक प्रकार से उनके लिए भगवान के रूप में होते हैं। तो माता और पिता ये देवता के समान होते। जननी जन्मभूमि से चा स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि जहाँ पर आप पैदा हुए और जिससे आप पैदा हुए वो दोनों एक प्रकार स्वर्ग से भी बढ़ करके होती हैं, बात ध्यान रखेंगे। तो स्तनपान कराने से माता को भी संतुष्टि होती है और शिशु भी संतुष्ट होता है। ठीक है। दोनों के जो इमोशनल रिलेशनशिप होते हैं वो एक प्रकार से अच्छे बनते हैं। माता की वात्सल्य ममता बढ़ती है और शिशु को माता से सुरक्षा और संरक्षण की अनुभूति होती है। ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चौथी बात, शिशु का सकिंग रिफ्लेक्स दुग्धपान के द्वारा संतुष्ट होता है। ठीक है। तो सकिंग जो रिफ्लेक्स होता है वो दुग्धपान के द्वारा बच्चे का वो संतुष्ट हो जाता है। इसके अलावा और भी लाभ होता है। पांचवा लाभ ये दुग्धपान कराने से कि माता का दूध आसानी से मिल जाता है। छठा लाभ ये है कि दुग्धपान कराने से माता के शरीर में गर्भाशय एवं स्तन की मांसपेशियां जो गर्भावस्था में बढ़ जाती हैं वो संकुचित होकर के अपनी सही स्थिति में आ जाती हैं। इसीलिए एक प्रकार से महिलाओं का एक प्रकार से जो फिटनेस पहले थी वो फिटनेस दोबारा बन जाती दुग्धपान करवाने से। ठीक है। इसके अलावा माता का दूध प्राकृतिक व सर्वोत्तम आहार होता है, ठीक ठाक माना जाता है, जो प्रकृति से मिला हुआ होता है, प्रकृति प्रदत्त होता है। प्रकृति प्रदत्त मतलब प्रकृति के द्वारा मिला हुआ होता है, आसानी से उपलब्ध भी होता है, इसलिए ज़रूरी होता है कि माता का दूध पिलाया जाए। इसके अलावा यह दूध शिशु की पाचन क्षमता के अनुकूल होता है, यानी शिशु का जो पाचन तंत्र है वो इस दूध को पचाने में बड़ा सक्षम होता है, उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा माता का दूध अत्यंत शुद्ध होता है और जीवाणु रहित होता है, यानी उसमें एक प्रकार से जीवाणु नहीं होते हैं। ठीक है। और एक प्रकार से अच्छा माता बीमार है तो उस स्थिति में दूध नहीं पिलाना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। कोई गंभीर रोग से ग्रसित है तब उस स्थिति में। 10वां पॉइंट है कि माता का दूध पीने वाले शिशु में रोग रोधक क्षमता यानी कि जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है उनकी बहुत मजबूत हो जाती है, रोग कम होते हैं ऐसे बच्चों में। इसके अलावा माता के दूध के पिलाने में कोई तैयारी नहीं करनी होती है और उसे संभाल कर रखने की भी कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है, कि उसको कहीं पर संभाल के रखना है। इसके अलावा माता के दूध में शिशु के शरीर की आवश्यकता के अनुसार समस्त पोषक तत्व जो होते हैं वो उपयुक्त मात्रा में उचित अनुपात में होते हैं, ताकि जिस बच्चे को क्या चाहिए वो सब माता के दूध में मिल जाते हैं। लैक्टोज की अधिक मात्रा और कारण खनिज लवणों का अवशोषण अधिक होता है, इसमें को मिलाकर के बहुत ही उपयुक्त होता है बच्चों के लिए। इसके अलावा माता के दूध में किसी भी प्रकार के दूषित पदार्थ या मिलावट का कोई खतरा नहीं बना रहता है, क्योंकि बाकी दूध में मिलावट होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे।
आगे बढ़ते और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है भाई, पूर्व बाल्यावस्था को लेकर के प्रश्न पूछा गया कि पूर्व बाल्यावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता बताइए। ठीक है, किसमें भाई, पूर्व बाल्यावस्था में पोषक तत्वों की क्या आवश्यकता होती है, इसके बारे में चर्चा करें। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। पूर्व बाल्यावस्था में पोषक तत्वों की क्या आवश्यकता होती है, बताइए। सॉरी, पूर्व बाल्यावस्था बेसिकली बात की जाए तो बाल्यावस्था से पहले की जो अवस्था होती बच्चों की। बताएं, बाल्यावस्था में पोषक तत्व यानी कि पोषक तत्व मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी, विटामिन ये सब कैसे कैसे चाहिए। अच्छा, जो पूर्व बाल्यावस्था है यानी कि किशोरावस्था, मतलब उसके क्या बोलते हैं, शैशवावस्था के बाद की जो अवस्था होती है और बाल्यावस्था के थोड़ी पहले की यानी पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, इस दौरान के लगभग आप मान सकते हो 2 से लेकर के 6 साल का बच्चा जो है उसके लिए। ठीक है, तो कैलोरी की अगर बात की, ऊर्जा की, तो इस अवस्था में क्या होता है, पूर्व बाल्यावस्था में 100 कैलोरी किलोग्राम की शरीर भार के हिसाब से आवश्यकता होती है। यानी कि 100 कैलोरी, अगर बच्चा 1 किलोग्राम का है, बच्चा 1 किलो का है तो उसको 100 कैलोरी ऊर्जा, अगर 2 किलोग्राम का है तो 200 कैलोरी ऊर्जा। इस तरीके से शरीर के भार के हिसाब से उसको कैलोरी ऊर्जा दी जाती है। 1 वर्ष में 1000 कैलोरी तथा 2 वर्ष में की अवस्था में 1450 कैलोरी दी जानी चाहिए बच्चे को। ठीक है, मतलब एक प्रकार से प्रति किलोग्राम के हिसाब से, शरीर के भार के हिसाब से उसको एकदम से देना चाहिए कैलोरी की मात्रा। ठीक है, ये बात है। यानी कि 1 साल का अगर बच्चा है तो उसको 1000 कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी, 2 साल का बच्चा है तो 1450 कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, पोषक समिति के द्वारा 1050 से लेकर के 1600 कैलोरी प्रस्तावित मात्रा है पूर्व बाल्यावस्था के बच्चों के लिए। 2 साल से लेकर के 6 साल के बच्चों के लिए 1050 से लेकर के 1600 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है ऐसे बच्चों को। ऊर्जा की पूर्ति कार्बोज के द्वारा होती है यानी कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होती है। कुछ मात्रा में मक्खन और शुद्ध घी का प्रयोग भी ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि एक प्रकार से मक्खन और शुद्ध घी जो होता है ये वसा का एक प्रकार से उदाहरण है, और चूंकि ये वसा का उदाहरण है इसीलिए एक प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। इससे भी चूंकि वसा से भी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको 4 कैलोरी ऊर्जा ही मिलती है, लेकिन 1 ग्राम प्रोटीन से अगर बात, 1 ग्राम जो है इससे बात की जाए वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, दुगुना ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस अवस्था में लगभग 1200 कैलोरी प्रस्तावित है कि भाई ऊर्जा मिलनी चाहिए बच्चे को औसतन। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, मतलब अगला जो पॉइंट है प्रोटीन। प्रोटीन कितना चाहिए बच्चे को, प्रोटीन की मात्रा तो खास करके ज़्यादा चाहिए ही। देखिए, पूर्व बाल्यावस्था में शरीर की वृद्धि चूँकि बहुत उफान पर होती है, अस्थियों यानी हड्डियों और मांसपेशियों का निर्माण भी अपने चरम पर होता है, कोषों और ऊतकों का भी निर्माण एक प्रकार से जो है होना होता है। इसके अलावा इस दौरान बच्चे में संक्रामक रोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं। संक्रामक रोगों से शरीर की रक्षा नवीन प्रोटीन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर के यहाँ पर प्रोटीन और विटामिन और खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की निर्धारित मात्रा लगभग 26 से 30 ग्राम है, यानी कि लगभग 26 से 30 ग्राम एक प्रकार से मात्रा बच्चे को देनी चाहिए। इस समय आवश्यक अमीनो एसिड की भी अधिक ज़रूरत पड़ती है, अतः आधी प्रोटीन की पूर्ति प्राणी स्रोत के द्वारा की जानी चाहिए। मतलब कि जो प्राणी, देखिए प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं, एक होते प्राणिज प्रोटीन, एक होते जानतो, मतलब एक होते जानतो प्रोटीन और एक होते वनस्पतिक प्रोटीन। तो यानी जानतो मतलब जो जंतुओं से मिलते हैं, ठीक है, प्राणियों से मिलते हैं, और दूसरे होते जो एक प्रकार से वनस्पतियों से मिलते हैं। यहाँ पर जरूरी क्या है कि प्राणी स्रोत के द्वारा दी जानी आवश्यक होती है, आधी प्रोटीन और आधी वनस्पति से। अतः बच्चे के आहार में अंडा, मांस, मछली और दूध इत्यादि शामिल किया जाना चाहिए। अगर व्यक्ति शाकाहारी तो उसमें दूध वगैरह की मात्रा बढ़ा दे, थोड़ा सा सोयाबीन या दाल थोड़ा सा रख दें। 12 से 15% ऊर्जा प्रोटीन के द्वारा ली जानी चाहिए, यानी प्रोटीन भी ऊर्जा देता है, क्योंकि 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो इस दौरान बच्चे को वसा से, कार्बोहाइड्रेट से और प्रोटीन, इन तीनों से शरीर को ऊर्जा मिलती है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ऊर्जा देता है शरीर को, क्योंकि शरीर में ज़्यादा हम कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं।
कुल ऊर्जा का लगभग 25 से 35% वसा के द्वारा ग्रहण किया जाना चाहिए और यह वसा भी वनस्पति तथा प्राणी दोनों साधनों से दी जानी चाहिए। और बाकी ऊर्जा जो बचती है वो कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। यानी मान लेते हैं कि 30% ऊर्जा वसा से मिलती है और 15% इससे मिलती है। 15 30 45, यानी लगभग 45% दोनों से और 55% अकेले एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलनी चाहिए, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला जो पॉइंट है आपका खनिज तत्व या खनिज लवण, मिनरल्स कितने चाहिए भाई। तो पूर्व बाल्यावस्था में कैल्शियम व फास्फोरस अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जो हमारे दांत होते हैं, हमारी हड्डियां जो होती हैं, वो सब एक प्रकार से कैल्शियम और फास्फोरस के द्वारा ही निर्मित होती हैं। इसीलिए हमको इस दौरान कैल्शियम और फास्फोरस की बड़ी ज़रूरत होती है बच्चों को। पूर्व बाल्यावस्था में दूध पर्याप्त मात्रा में दिए जाने पर इन खनिज तत्वों की न्यूनता नहीं उत्पन्न होती है। 0.4 से लेकर के 0.5 ग्राम कैल्शियम ICMR के द्वारा प्रस्तावित है कि इस दौरान बच्चे को एक दिन में 0.4 से लेकर के 0.5 ग्राम एक प्रकार से कैल्शियम एक दिन में बच्चे को देना चाहिए। कैल्शियम माता के दूध में पाया जाता है, इसीलिए एक प्रकार से यहाँ पर जो है इन सभी का विकास होता रहता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे जियोग्राफी की अगर क्लास आपने नहीं देखी तो कल ये क्लास हुई थी जियोग्राफी की, आप इसको भी देख लीजिएगा। जियोग्राफी BA 3rd सेमेस्टर का मॉडल पेपर है 2025-26 की परीक्षाओं के लिए। तो जियोग्राफी जैसे आज हमने इसका समझा, ऐसे ही मैंने जियोग्राफी का भी मॉडल पेपर समझ लिया है, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार देता रहता हूँ। एक बात और ध्यान रखेंगे, ऐसे ही सोशियोलॉजी का, पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, और इसके अलावा हिंदी का और भी जितने सब्जेक्ट आपके, इकोनॉमिक्स का, प्राचीन इतिहास का, मध्यकालीन इतिहास का, इन सभी का मॉडल पेपर लगातार हो रहा है। चैप्टर वाइज क्लासेस भी हो रही हैं, तो आप सभी लोग देखें और फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। और हाँ, एक बात और जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पूरा का पूरा PDF चाहिए या कोर्स वगैरह पढ़ना है सारे सब्जेक्ट को, आपको हमसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो SMS कर दीजिएगा 91 61 93 60 62 पर, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर SMS करेंगे, तुरंत आपको एक प्रकार से एक स्कैनर सेंड किया जाएगा। उसी पर आप पहले लिखेंगे हमारा आप अपना नाम लिख दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, आपके क्या क्या सब्जेक्ट है उसको लिख दीजिएगा। उसके बाद में आपके पास स्कैनर सेंड किया जाएगा और आपको उस पर मात्र 100 रुपये सेंड करके उसका PDF सेंड कर देना होगा। अगर आप गूगल पे, फ़ोनपे ये सब नहीं चलाते हैं तो आप किसी दूसरे से एक प्रकार से भिजवा सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास भेज दीजिएगा। उसके बाद में आपको ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप से, ठीक है। और ग्रुप में लिंक आपको मिलती रहेगी लाइव क्लास की, जो भी क्लास होगी, और PDF नोट्स मिलती रहेगी। जैसे एक क्लास है तो इसकी क्लास की लिंक ग्रुप में मैंने सेंड कर दी थी, और जैसे क्लास खत्म होगी, क्लास खत्म होने के बाद में, ठीक है, सुबह तक मैं एक प्रकार से मैं इसकी PDF नोट जो होगी अभी रात में ही आप लोग उसी ग्रुप में सेंड कर दूंगा। जो PDF नोट्स ये वाली है PDF, ये PDF आपको वही ग्रुप में मिल जाएगी। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की PDF आपको मिल जाएगी। इस PDF से आप आसानी से एक बार तो वीडियो देख लेंगे, उसके बाद PDF से पढ़ लेंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।